Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Family Law. Today we will discuss a first part of General Rule of Succession under Hindu Succession Act 1956. So we have already discussed the rule of succession in case of male dying intestate. Rule of succession in case of male dying intestate and rule of succession in case of female dying intestate we have discussed. ये हमने डिस्कस करने वाला है. लेकिन जनरल रूल ऑफ सक्सेशन इज समथिंग डिफरेंट विच आर स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 18. वो सेक्शन 18 से स्टार्ट होते हैं जनरल रूल ऑफ सक्सेशन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के. तो हम इसमें फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे. सेकंड पार्ट में मतलब हाफ जनरल रूल ऑफ सक्सेशन वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड हाफ वी विल डिस्कस इन द सेकंड पार्ट. लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम दो पार्ट में जनरल रूल ऑफ सक्सेशन डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट जनरल रूल ऑफ सक्सेशन? लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टॉपिक. सो सेक्शन 18 to 29 of Hindu Succession Act 1956 lay down the general rule of succession as detailed below. तो section 18 to section 29 the general rule of succession is mentioned. ये general rule succession mention करे वाले. So the first one is full blood preferred to half blood, section 18. So section 18 says that heirs related to an intestate by full blood shall be preferred to heirs related by half blood, and if the nature of the relationship is the same in every other respect. So section 18 says that if the person who is related with the intestate by full blood, he will be preferred over such person who is related with the intestate by half blood. So full blood will be preferred over half blood and half blood will prefer over uterine blood. So what exactly the full blood, half blood and uterine blood is? I have already discussed all these definition in a video. You can watch that video from my channel. You can select the playlist of family law where you will get the definition of full blood, half blood and uterine blood. But यहाँ in short मैं कहता हूँ कि suppose अगर दो पर्सन हैं और दोनों पर्सन के अगर माँ बाप दोनों सेम हैं तो दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या हो गया? फुल ब्लड हो गया. लेकिन दूसरा ऐसा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो है, मैं जो हाथ ऊपर कर रहा हूं, ये जो लड़का है ये फादर तो इसका एक है और माँ है उसकी, उससे ये है, और ये जो लड़का है इसकी माँ अलग है लेकिन फादर सेम है. दोनों के फादर सेम है बट माँ अलग अलग है, तो दोनों का रिलेशनशिप आपस में हाफ ब्लड हो गया. और तीसरी चीज ये है कि फॉर एग्जांपल दोनों की माँ एक है और फादर अलग अलग है, तो ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? यूटेराइन ब्लड रिलेशनशिप हो जाएगा. सेक्शन 18 यही कहता है कि जब कभी भी फॉर एग्जांपल अब इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी उसके ब्रदर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की है, तो देखा जाएगा कि उसका भाई फुल ब्लड से रिलेटेड है उसके, हाफ ब्लड से या यूटेराइन ब्लड से. फॉर एग्जांपल एक भाई फुल ब्लड से रिलेटेड है, दूसरा भाई हाफ ब्लड से, तो full blood will be preferred, half blood will be excluded. If there is no full blood, then property will go to half blood and uterine blood will be excluded from inheritance. So we will take an example. So similarly, when there are half blood and uterine blood relationship, the half blood relation will be preferred. अगर half blood और uterine blood है तो half blood prefer होगा, uterine blood exclude हो जाएगा. Example के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं. For example, this particular person is intestate. ये पर्टिकुलर पर्सन इंटरेस्टेड है एंड इफ देर आर 2 ब्रदर्स, हमने देखे हुआ है कि ब्रदर्स क्लास 1 में नहीं आते, ब्रदर्स क्लास 2 में आते हैं और वो सेकंड एंट्री में आते हैं. तो फॉर एग्जांपल अब ब्रदर्स में प्रॉपर्टी देने की अकॉर्डिंग टू लॉ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखा जाएगा कि ये दो भाई है तो दोनों अगर फुल ब्लड होंगे तो दोनों को प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. बट अगर दोनों में से एक फुल ब्लड होगा एक हाफ ब्लड होगा तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अब ये जो है ये इंटरेस्टेड है और ये उसका भाई है. अब ये दोनों के माँ बाप सेम है, आप देख रहे होंगे, फादर मदर बोथ आर सेम.
तो इसका ये इंटेस्टेट से इसका रिलेशनशिप क्या हो गया, फुल ब्लड रिलेशनशिप हो गया। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम, तो ये फुल ब्लड रिलेशनशिप है। दूसरी तरफ देखें तो ये जो है ये इंटेस्टेड है, ये इंटेस्टेड की मां एक अलग है और ये जो है इसकी मां अलग है और दोनों का फादर सेम है। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया कि जो दूसरे भाई से रिलेशनशिप होगी उसकी वो होगी हाफ ब्लड। तो अब यहां पर प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रीब्यूट करने की रही तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर फुल ब्लड विल बी प्रीफर्ड। ये जो फुल ब्लड है ये फुल ब्लड प्रीफर करेगा और हाफ ब्लड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटेंस। तो हाफ ब्लड एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो है कि फुल ब्लड प्रीफर रहेगा, हाफ ब्लड एक्सक्लूड हो जाएगा। सो दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी प्रीफर्ड, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसको प्रीफरेंस मिलेगा, ही विल गेट द एंटायर प्रॉपर्टी एंड ही विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इनहेरिटेंस। व्हाई? बिकॉज द वन इज रिलेटेड विद द इंटेस्टेड बाय हाफ ब्लड and another one is related with the intested by full blood. So that's why the half blood will be excluded and full blood will be preferred. Second general rule of succession is mode of succession of 2 or more heirs per stripes and per capita rule. So section 19 ये कहता है कि if 2 or more heirs succeed together to the property of an intestate दे शॉल टेक प्रॉपर्टी। अगर इंटेस्टेट की प्रॉपर्टी 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ अगर प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे होंगे तो दे शॉल टेक द प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू पर स्ट्रिप्स एंड पर कैपिटा रूल। अब पर स्ट्रिप्स एंड पर कैपिटा रूल क्या है? पर स्ट्रिप्स मींस ब्रांच वाइज, मतलब ईच ब्रांच विल टेक पर स्ट्रिप्स एंड द मेंबर ऑफ ईच ब्रांच विल टेक per capita. For example, suppose if this particular person is intestate, ये person intestate है, if there is a one son and one daughter, तो the property will be distributed accordingly half, son को half, daughter को half. But अब ये जो है this particular person, वो जो son है उसकी अगर डेथ होने वाली है, he predeceased to the intestate. अगर ये intestate को predeceased है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका जो हाफ था दैट हाफ विल बी गिवन इन दीज 3 पर्सन। तो मतलब ये हुआ कि आप देखो कि पर स्ट्रिप पर कैपिटा रूल क्या है कि जब ये इंटेस्टेट की डेथ हुई तो इंटेस्टेट की डेथ होने के बाद पर स्ट्रिप्स मतलब ब्रांच वाइज, तो ब्रांच कौन सी थी, ये एक ब्रांच और ये 2 ब्रांच, तो हमने ब्रांच वाइज दोनों को हाफ हाफ दे दिया। अब हमने देखे कि द मेंबर ऑफ ईच ब्रांच विल टेक पर कैपिटा। तो ये जो ब्रांच के मेंबर कौन कौन है, ये 1, 2 और 3, तो बताया जा रहा है कि मेंबर ऑफ ईच ब्रांच विल टेक पर कैपिटा। तो मतलब वो जो हाफ इसको आया था वो जाएगा इन तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब 1/6, 1/6, 1/6। तो और सपोज ये डॉटर की भी अगर डेथ हो गई हुई है इंटेस्टेट के पहले तो उसका हाफ जाएगा ये दोनों में, मतलब वो ब्रांच को, डॉटर के ब्रांच को मिला हाफ और वो नहीं रहने के वजह से उसके ब्रांच का पर कैपिटा उसके मेंबर्स को जाएगा, वो जाएगा 1/4, 1/4। लाइकवाइज सपोज अगर ये भी सन नहीं है नीचे वाला तो उसका 1/6 उसके दोनों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लाइक अगर उसकी बीवी है, विडो है, तो उसमें भी मतलब उसका 1/6 तीनों में 1/18, 1/18, 1/18 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेक्शन 19 में बताया हुआ है दैट रूल इज रिलेटेड विद द पर स्ट्राइप्स एंड पर कैपिटा रूल। तो जितने ब्रांच हो गए ब्रांच को पर स्ट्राइप्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्टॉक, जितना स्टॉक है वो स्टॉक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ब्रांच को वो स्टॉक मिलेगा और मेंबर जितने रहेंगे वो ब्रांच के उनको पर कैपिटा, वो जो ब्रांच को मिला जो स्टॉक वो उनके मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसी तरह अगर ये डॉटर की भी अगर डेथ होने वाली रही उसके बच्चे तो उसका 1/4, दोनों में 1/8 डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसका अगर नीचे है फॉर एग्जांपल तो उसका 1/4 उसको जाएगा और ये है तो इसका 1/6 इसको, दैट विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा सेक्शन 19 का। अब सेक्शन 20 वी विल डिस्कस पोस्थमस चाइल्ड और चाइल्ड इन द वूम। सो अ चाइल्ड हु वाज इन द वूम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंटेस्टेट and was born alive subsequently shall have the same right to inherit as if he had been born before the death of the intestate.
Suppose if at the time of intestate death, if any child is in the womb of mother, then and if he born alive subsequently, shall have the same right to inherit as if he had been born before the death of intestate. तो अगर कोई चाइल्ड इन द वूम है, मां के पेट में, कब? इंटेस्टेट के डेथ के वक्त, तो वो वैसे ही प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगा जैसा वो अगर जिंदा होता है इंटेस्टेट के डेथ के वक्त। अगर वो दुनिया में होता इंटेस्टेट की डेथ के वक्त तो उसको जितना शेयर मिलता, वो मां के पेट में भी रहा तो उतना ही शेयर उसको मिलेगा। दैट इज अ जनरल रूल मेंशन अंडर सेक्शन 20। सो टू कंडीशंस आर देयर। एक तो है द चाइल्ड मस्ट बी इन द वूम ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ इंटेस्टेट डेथ। सो एट द टाइम ऑफ इंटेस्टेट डेथ the child must be in the womb of mother. Suppose if the child is nowhere at the time of intestate death, then he will not be considered for inheritance. वो कहीं पर भी नहीं है intestate के डेथ के वक्त, तो वो inheritance के लिए कंसिडर नहीं होगा। He must be in the womb of mother at the time of intestate death. Second one is he or she must be born alive subsequently. दूसरी कंडीशन है कि suppose he was in the womb of mother at the time of intestate death, but he born dead, वो पैदा मुर्दा हुआ, तो he will not be considered for inheritance. Second condition क्या है? For availing the benefit of section 20, he must born alive subsequently. उसका जिंदा पैदा होना कंडीशन प्रेसिडेंट है। माँ के पेट में होना एक पहला इंटेस्टेट के डेथ के वक्त, और दूसरा बाद में जिंदा पैदा होना। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो डेफिनेटली ही कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेट। Suppose if this particular person intestate and ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लड़का जो है वो एग्जिस्टेंस में था, और ये जो लड़की है वो इंटेस्टेट के डेथ के वक्त इन द वूम ऑफ मदर थी, तो अंडर सच ए सर्कमस्टांसेस बोथ विल गेट हाफ हाफ। देयर विल बी नो प्रॉब्लम। इफ शी बॉर्न अलाइव सब्सिक्वेंटली शी विल गेट हाफ, उसको हाफ शेयर मिलेगा। सो दीज आर द सेक्शन, 3 सेक्शन वी हैव डिस्कस। द रिमेनिंग सेक्शन वी विल डिस्कस इन पार्ट सेकंड। तो रिमेनिंग सेक्शन हम पार्ट सेकंड में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट ऑफ जनरल रूल ऑफ सक्सेशन अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। इफ यू अंडरस्टैंड, प्लीज हिट द लाइक बटन, share this video with your friends and hit the notification button. Thank you.